हेलो गाइस। यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 68 तक कवर कर लिया था और अभी हम लोग यहाँ से 69 से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक कार्बन का इलेक्ट्रोड है और जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये आपका 0.125 है। ओके, तो जो भी चीज़ क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं। यहाँ पे गिवन में है जब आपका टेम्परेचर यानी T1 लिख रहा हूँ मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस के यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री है तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये आपका है 0.125 ओम और बोल रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ये आपका है -0.005 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओके, और आगे पूछ रहा आपसे कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है जब आप टेम्परेचर को कितना कर रहे हैं, 85 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जब T2 आप 85 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो आपको यहाँ पे R85 यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको बताया कार्बन इलेक्ट्रोड क्या होता है। कार्बन मतलब क्या, सीधे सीधे एक आपके पास एक टुकड़ा है कार्बन का। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इस कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे हैं। 20 डिग्री पे जब रख रहे थे तो इतना रेजिस्टेंस मिल रहा था और जब हम लोग 85 पे रखेंगे तो कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग को ऑलरेडी एक फार्मूला पता है, RT = R0 1 + अल्फ़ा नॉट। हमेशा बताया मैंने आपको कि अगर यहाँ पे R 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रख रहे हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रखना पड़ेगा। T2 - T1 और ये ब्रैकेट बंद। तो अभी हम लोग अपने गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। R85 पे हम लोग को निकालना है R0 तो दिया नहीं है लेकिन R20 दिया हुआ है, अल्फ़ा 20 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R20 1 प्लस, हमेशा पता है यहाँ पे अगर 20 लिख रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला भी 20 डिग्री वाला होना चाहिए। तो कितना है -0.005 इंटू आपका T2 - T1। तो T2 मेरा 85 है और T1 मेरा 20 है, तो घटाएंगे T2 में से T1 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इसको मैं सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। R85 निकालना है, R20 पे आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.125, 1 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका 0.005 गुना 65। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा फोर्थ नंबर 0.121 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है। एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे भाई रो आपको निकालना है, तो रो का फॉर्मूला RA/L होता है। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है 4.2 ओम, इनटू एरिया की बात करें तो ये πr² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा 1.1 मीटर में है, तो उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डायमीटर जो है ना ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे जो डायमीटर है 0.4 mm है, तो सबसे पहले इसको किस में लाना पड़ेगा, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए सिंपल सा है। जैसे आपको पता है, जैसे आपने स्केल देखा हो तो उसमें क्या होता है, 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। क्योंकि मुझे mm से डायरेक्ट मीटर में जाना है तो इसको मैं डायरेक्ट अगर 100 से भागा दे दूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मीटर ना हो करके ये सॉरी सेंटीमीटर ना हो करके ये मीटर बन जाएगा मेरा। ओके, तो 10 mm में मेरा 1/100 मीटर होता है। तो 1 mm की बात करें तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 10 नीचे में भागा आ जाएगा, यानी 100 पहले से था और एक और जीरो यहाँ पे आ जाए, इतना मीटर होता है। तो हम लोग को निकालना कितने पे है, 0.4 mm पे निकालना है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 1/1000 गुना हो जाएगा यहाँ पे 0.4। यानी सीधे सीधे कहेंगे कि अगर आपको mm से डायरेक्ट मीटर में जाना है तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से भागा दे देते हैं, ठीक है भाई, समझ गए। तो वही है 0.4
को हम लोगों ने क्या किया है, 1000 से भागा दे दिया तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, ये मीटर में आ गया, ठीक है। लेकिन कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम लोग इसको उठा करके थोड़ा सा नीचे रखते हैं क्योंकि इधर स्पेस है नहीं। तो यहाँ पे रो इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस 4.2 गुना पाई। अब यहाँ पे देखिए नीचे में था आपका लेंथ 1.1, अब यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए ये जो वैल्यू आया डी बराबर कितना आया, 0.4 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब क्योंकि अगर मुझे इसको रेडियस बनाना है तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बटा 2 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 1000। ये तो मेरा क्या है, डायमीटर है, इसको भागा दे देंगे फिर से 2 से, यानी इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0.2 बटा 1000। ये आ जाएगा आपका रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 का होल स्क्वायर। ओके, बस इसमें यही जान था। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट किया हुआ कैल्सी में, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1.527, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भाई थोड़ा पाई का वैल्यू छूट गया, यहाँ पे ऊपर में पाई भी है ना, तो इसको हम लोग इधर गुना कर लेते हैं पाई से। 3.14 इंटू, अब देखिए 4.7 यानी 4.8 आप मान सकते हैं सीधे सीधे 4.8, और यहाँ पे 10⁻⁷ है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो ये आपका क्या है 4.795 इंटू 10⁻⁷ आया आपका, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को सरकाएंगे आप तो सीधी सी बात है 7 को हम लोग 8 मान सकते हैं ना, तो 48, और ये क्या हो जाएगा, एक पावर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं कनेक्टिंग वायर के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करें। कनेक्टिंग वायर मतलब क्या है, जोड़ना, ठीक है भाई। कोई भी तार को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, फर्दर उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कॉपर यूज़ करेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, यानी रो के बारे में पूछ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रो आपका इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वही अगर रेजिस्टेंस पूछता तो एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, मास से तो इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे रो के बारे में पूछा था, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मटेरियल होता है इसमें ऑप्शन में तो हम लोग मटेरियल मार देते हैं। अगला बोल रहा है एम्पियर सेकंड किसका यूनिट होता है। तो एम्पियर सेकंड जैसे आपको पता है आई बराबर क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर सेकंड मतलब क्या, करंट की जगह एम्पियर लिखेंगे, टी को उधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड, और ये मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पियर सेकंड आपका चार्ज का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक इनकैंडेसेंट लैम्प है और इसमें बोल रहा भाई कि अगर हम लोगों ने करंट को 3% ड्रॉप कर दिया तो इसमें जो है ओवरऑल आउटपुट जो भी इसका ब्राइटनेस है सब है, उसमें कितना परसेंट का कमी आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और इसको हम लोग शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में आप इमेजिन कीजिए मेरे पास एक इनकैंडेसेंट लैम्प है, ठीक है। इस तरीके का इनकैंडेसेंट लैम्प को हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो मान लेते हैं भाई हम लोग के पास जो लैम्प है, थोड़ा प्रैक्टिकल मैं लेकर के चलूँगा, 100 वोल्ट का है और 200 वोल्ट पे चला रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका रेजिस्टेंस निकालिएगा यहाँ से, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो हो जाएगा 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा पी, यहाँ पे है 100 वाट, ठीक है। एक तो हो जाएगा यहाँ से 400 ओम। ओके, तो आपको याद कर लेना है हमेशा 100 वाट और 200 वोल्ट रहेगा तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 400 ओम। ओके, और वही अगर आपका 60 वाट रहेगा, ठीक है, 200 वोल्ट, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 1000 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे 400 ओम लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे 200 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पूरा का पूरा केस 1 को स्टडी कर रहे हैं। ओके, यानी एक बल्ब था, ये मैंने इस तरीके से अपने हिसाब से अपनी मर्जी से लिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिकल वे में इसको समझ सकें। अब इसमें सबसे पहले मेरे को बताइए करंट कितना फ्लो होगा। आई अभी फ्लो होगा आपका 0.5 एम्पियर, ठीक है। और ये जो करंट है ये अपने आप में क्या होगा, अभी 100% होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पावर की बात करते हैं भाई कि अभी ये बल्ब के पास कितना, क्योंकि देखिए हम लोग बल्ब के आउटपुट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आउटपुट मतलब क्या, ब्राइटनेस, ठीक है। और ब्राइटनेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के ऊपर होता है, ठीक है। और क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर पे होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा
राइट। रेजिस्टेंस में क्वेश्चन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने के लिए बोला है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिकल में सोचेंगे तो जो बल्ब का होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टंगस्टन एज अ फिलामेंट है, तो वो आपका क्या होता है, जब बंद है तो उस समय उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, और जब उसको चलाइएगा 1 घंटा 2 घंटा तो उस समय क्योंकि हीटिंग के कारण और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा रहा है, आई स्क्वायर आर लॉ, यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस बेसिस पे हमारा रेजिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस जो है डायरेक्टली पावर के ऊपर होता है, या फिर कहिए हम लोग सीधे से कहेंगे ब्राइटनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे आई स्क्वायर पे, या फिर सीधे सीधे कह सकते हैं पावर जो होगा आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आई स्क्वायर पे, ठीक है। तो अभी करंट कितना आ रहा है फर्स्ट केस में, 25, मतलब 5 है ना, तो 25 यानी 0.25, भाई मेरे आई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा 0.5 गुना 0.5 की जगह तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इतना आपको आउटपुट में मिल रहा है। अभी इसको हम लोग मान रहे हैं 100%, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड केस को विजुलाइज करेंगे। तो सेकंड केस के लिए हम लोग थोड़ा सा भाई इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे केस 2 चल रहा है आपका, ठीक है। फर्स्ट केस से हम लोग को कितना है पावर, या फिर कहिए आउटपुट ब्राइटनेस कितना है, 0.25 आया, ठीक है। इसको बस हम लोग को यहाँ पे रखना है। केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या बोला कि अब जो है बल्ब आपका वही है, ठीक है, वोल्टेज भी आपका वही है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें भाई, वोल्टेज हमारे कुछ मतलब यहाँ पे करना क्या है कि करंट जो है ना पहले से 3% घट जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 3% घटने का मतलब क्या है कि सर्किट के अंदर करंट अभी कितना परसेंट बह रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 97 बह रहा होगा पहले के मुकाबले। तो हम लोग सीधे से पहले कितना था आपका 0.5 एम्पियर करंट बह रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं पहले आपका करंट 0.5, तो ये अपने आप में क्या था 100% करंट था। तो इसका अब क्या होगा, 3% अगर घट गया तो सीधी सी बात है इसमें 97% जा रहा होगा, यानी 0.5 का डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 97% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.485 एम्पियर, यानी अब इतना करंट बहेगा, पहले से घट गया ना, पहले क्या था आपका 0.5 एम्पियर यानी आधा एम्पियर बह रहा था, अब देखिए तो 0.4 एम्पियर ही बह रहा है, ओके। तो अब इतना करंट बहेगा। अब आपको पता है कि ब्राइटनेस या फिर कहिए पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई स्क्वायर के ऊपर होता है, तो अभी करंट कितना है आपका, अभी आपका करंट है सीधे सीधे 0.485 गुना 0.485, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो अभी आपका ब्राइटनेस आएगा या फिर कहिए जो पावर आएगा आपका सेकंड केस का, ये आ जाएगा 0.235, ओके। तो अब देखिए पहले वाले केस में कितना आपका आउटपुट मिल रहा था 0.25, अब कितना मिला आपको, सिर्फ इतना मिला। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना कमी हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.25 अपने आप में क्या था 100% था, तो एक पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाई 0.25। अब हम लोग को निकालना कितने पे है, इतने पे निकालना नहीं, 0.235 पे अगर देखें तो क्या हो, यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका ये, ओके। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे कैल्सी में डालें, देखिए आपके सामने डालता हूँ मैं, 100 या फिर गुना 0.235 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया आपका 94, यानी अब जो है सिर्फ और सिर्फ 94% ही आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 6% का यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉप हो चुका है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 6% का आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 और 76, ये आपका कलर कोडिंग के ऊपर है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट भाई आपको बस थोड़ा याद करना पड़ेगा इसमें। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, आपको बस एक लाइन याद करना है यहाँ पे, जैसे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गुड सिस्टर, ओके। अब सबसे पहले आपका ब्लैक होगा, फिर आपका ब्राउन होगा, फिर आपका यहाँ पे रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर यहाँ पे येलो होगा, फिर यहाँ पे आपका ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ये आपका ब्लू हो जाएगा, ये आपका वॉयलेट हो जाएगा, ओके। ये आपका ग्रे हो जाएगा, ये आपका वाइट हो जाएगा, ये आपका गोल्ड हो जाएगा, और ये आपका सिल्वर हो जाएगा, ओके। अब देखिए
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबर लिखते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने नंबर लिख लेना है। उसको देखिए गोल्ड और सिल्वर क्या है, अपने आप में कोई कलर नहीं है वैसा, ठीक है भाई। ये बस हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस के लिए देते हैं, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। अब ये नंबर हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर लिखेंगे। जैसे 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, मतलब जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ ना, वैसे ही 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, इसी तरीके से आपका चलते चला जाएगा। 10 का पावर 6, 7 8 9, ओके। और फिर टॉलरेंस के लिए जैसे आपका ये गोल्ड है, ये हो जाए आपका ±5%, ये हो जाए आपका ±10%। और अगर आपका कोई नो कलर है, यानी कोई कलर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सीधे सीधे ±20% हो जाता है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग इसका सहारा लेकर के, यानी आपका टेबल बन गया है, अब इसका सहारा लेकर के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कलर कोड दिया हुआ है, ठीक है, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, सिल्वर। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे येलो, उसके बाद फिर आपका है यहाँ पे वॉयलेट, उसके बाद है आपका यहाँ पे ऑरेंज, और फिर आपका यहाँ पे सिल्वर। तो येलो के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेते हैं, ठीक है। नंबर कितना है येलो का, येलो का यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। वायलेट सेकंड में क्या है आपका मल्टीप्लायर, तो कहाँ गया वायलेट, देखिए ये वायलेट, वायलेट मतलब क्या, देखिए भाई, जो आपका फर्स्ट कलर होगा ना, मतलब ये स्टार्टिंग और ये सेकंड कलर जो होता है, ये आपका सीधे सीधे नंबर उठाएंगे हम लोग उसका, ठीक है। जैसे येलो से आपने यहाँ पे 4 उठा लिया, और सेकंड नंबर भी क्या होगा आपका, यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होगा, एक साथ रहेगा, ठीक है, 47। और ये ऑरेंज यानी थर्ड जो होता है आपका, थर्ड कलर जो है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लायर के बारे में बताता है। तो अगर हम लोग ऑरेंज की बात करें, तो ऑरेंज कितना है, 10 का पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर 3। और सिल्वर है, ये आपके टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी सिल्वर के लिए कितना है, ±10%, यहाँ पे कर लेते हैं ±10%, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखें 47, ये सब एक साथ चलेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में चलेगा, ये 47 एक साथ, और इसके ऊपर आपका हो जाएगा ये मल्टीप्लायर, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 का पावर 3, और ये हो जाएगा ±10%। देखिए इसका क्या मतलब होता है भाई, टॉलरेंस का क्या मतलब होता है। जैसे अगर आप कोई बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, बल्ब छोड़ देते हैं। जैसे अगर आप मोटर, किसी भी मोटर को अगर आप देखें, तो मोटर में एक रेटेड वोल्टेज होगा, मान लेते हैं 200 वोल्ट इसका रेटेड है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ टॉलरेंस दिया जाता है। जैसे अगर आप +5%, ठीक है, 5% कहने को 10% का 20, और ये 10, यानी अगर इसको 210 वोल्ट पे भी चलाइएगा ना, ठीक है, तो भी आपका मोटर एक तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वही अगर आप -5% की बात करें, ठीक है, -5% कहने का मतलब क्या, आपका अगर इसको 190 वोल्ट पे भी चलाइएगा ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्लस माइनस जो 5% होता है, ये क्या बताता है आपके टॉलरेंस के बारे में, यानी 5% घट भी गया बढ़ भी गया तो उससे कोई इसको दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरीके से ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे यहाँ पे 47 किलो ओम है, 1000 है ना एक तरीके से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 47 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस लगा है आपका प्लस माइनस का, इसका मतलब क्या, इसका अगर 10% आपका इंक्रीज भी हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा, मतलब फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना भाई, ओके। लेकिन आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, +10% से अधिक नहीं होना चाहिए, 10% से नीचे नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड रजिस्टर का एक तरीके से वैल्यू होता है कि 47 किलो ओम है, तो इसका आप 10% अधिक भी मान के चल सकते हैं या फिर कम भी मान के चल सकते हैं, मतलब 10% आगे पीछे क्या होता है, फ्लैक्चुएट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ओके। तो यही है आपका पूरा का पूरा कलर कोडिंग का टेबल। इसमें आपको बस ये वाला, मतलब स्टार्टिंग का जो 2 कलर होगा ना, ये स्टार्टिंग का 2 कलर, ये सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, वहाँ से उठा के लिखना है, ठीक है। जो 4 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद जो आपका थर्ड होता है कलर कोड, ये आपके मल्टीप्लायर को बताता है। फोर्थ वाला क्या बताएगा आपका, सीधे सीधे टॉलरेंस को बताता है, ओके। तो ये 47, और ये ऑलरेडी पता मल्टीप्लायर है, मतलब क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ये, ओके। तो 47 किलो ओम, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको टॉलरेंस कितना है इसका, ±10%, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें थोड़ा सा, तो इसका ए हो जाएगा 47 किलो ओम ±10%। उसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे कलर कोड दिया हुआ है,
ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है। तो ब्राउन का भी देखा हम लोगों ने 0 था, ठीक है। ब्लैक है, सॉरी ब्राउन है ना, ब्राउन का आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका जब 1 हो जाए 0 हो जाएगा, यानी ये आपका सीधे सीधे 10 हो जाएगा गुना। ये थर्ड मैंने आपको बताया था, ये क्या बताता है मल्टीप्लायर को। तो रेड का मल्टीप्लायर कितना है, देखिए तो रेड का मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना है, 10 का पावर 2 है, ठीक है। तो 10 का पावर 2 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कोई कलर नहीं है, यहाँ पे टॉलरेंस वाला ना ही गोल्ड है ना ही सिल्वर है। तभी जस्ट मैंने आपको जब आपका कोई कलर नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, टॉलरेंस को 20% लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, +-20%। ओके, तो अभी आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1000 +-20%, यानी 1 किलो ओम हो जाएगा। 1 किलो ओम +-20%। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 रजिस्टर है ए और बी, ठीक है। अब बोल रहा है इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस आर ए है, इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ये आर बी, ठीक है। रजिस्टर आपका डिवाइस होता है और रेजिस्टेंस क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, ओके। अब बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आर ए छोटा है आर बी से, द रजिस्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल आर, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे रजिस्टिविटी मतलब कि आपके रो के बारे में पूछ रहा है, इन दोनों मटेरियल का। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मटेरियल का जिक्र नहीं किया है ना। बिना मटेरियल जाने आप कभी भी इसका या फिर कहिए इसका वैल्यू नहीं बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका एज द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक रजिस्टर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया क्या होगा, ओके। और ये क्या है आपका मेटालिक रजिस्टर है, ओके। तो देखिए सबसे पहले भाई हम लोग को यहाँ पे रो का वैल्यू पता है, RA/L होता है, राइट। और अगर हम लोग इसी तरीके से सिग्मा का वैल्यू निकालें, यानी कंडक्टिविटी का, जैसे मेरे को कंडक्टिविटी का याद नहीं है तो मैं आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे आपको पता है जो आपका R होता है क्या है आपका, R बराबर 1/G होता है, राइट। या फिर कहिए G बराबर क्या होगा आपका 1/R हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे R का वैल्यू अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, ρL/एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका। और कल ही मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। और ये 1/ρ क्या लिखते हैं हम लोग, सिग्मा लिखते हैं, यानी G बराबर क्या हो जाएगा, A/सिग्मा डिवाइडेड बाय आपका L। तो यहाँ से सिग्मा का अगर हम लोग देखें तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, GL/A हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सिग्मा का वैल्यू है और यहाँ पे मेरा क्या है, R मतलब रो का वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले रो का वैल्यू अगर हम लोग लिखें, रो के जगह हम लोग वैल्यू लिखें क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है, गुना सिग्मा बोल रहा है तो सिग्मा GA/L, ठीक है। तो GA/L कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे अगर आप सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे तो GL हो जाएगा ना, GL ऊपर चला जाएगा, एरिया नीचे आएगा, ठीक है। GL/L, GL/A हो जाएगा आपका, ओके। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक ही मटेरियल के लिए है ना, कंडक्टिविटी देख रहे हैं और रजिस्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है। एक ही मटेरियल कहने मतलब क्या है, एक वायर के लिए आप देख रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, रो और सिग्मा के लिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ बराबर होगा, एरिया भी बराबर होगा, समझ गए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रो यानी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो होता है क्या हो जाएगा आपका R/G हो गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो देखिए टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, सही बात है। और उसी के रिस्पेक्ट में आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाई अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे आप इमेजिन कीजिए मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है, इसको अगर मैं गर्म करूँगा यानी टेम्परेचर को बढ़ाऊँ तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक तरफ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ क्या हो रहा है, उसी रिस्पेक्ट में आपका कंडक्टेंस भी घट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बढ़ रहा है और उसी इंस्टेंट में एक घट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्ट होगा रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो उसी रिस्पेक्ट में आपका ये घट जा रहा है, तो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई आपका एनर्जी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। अब आपको बताना है फिर रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो आपको पता है H बराबर होता है I²R/T। तो H यानी H क्या है आपका, हीट एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी आपका दिया हुआ यहाँ पे 400 जूल,
करंट आपका दिया यहाँ पे 2 एम्पियर, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आर आपको निकालना है, टाइम आपका यहाँ पे दिया हुआ 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ से आपका 4 जो यानी 10, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को भाई हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जित कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, उसको हम लोग लास्ट में एक लेक्चर हम लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडीज, तो 1000 ओम होता है अप्रॉक्स 1000, ठीक है। उसके बाद आपका है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो किसका बना होता है टंगस्टन का बना हो जाएगा। टंगस्टन ही क्यों डालते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा सीधी से ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, या फिर कहीं ज़्यादा वो मतलब जलने की कोशिश करेगा, मतलब सूरज की तरह एक तरीके से जलेगा, उसके चलते हम लोग को ब्राइटनेस मिलेगा। ओके, अगला बोलता है द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, सीधी सी बात है भाई। देखिए क्या बोला कि अगर आपके पास कोई इनकैंडेसेंट लैम्प है, ठीक है, और ये रात भर से बंद है, रात भर से बंद है, इसका मतलब क्या है, ये आपके रूम टेम्परेचर पे होगा, राइट। तो उस समय आपका क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका 10 ओम या 400 ओम है, राइट। लेकिन अब मान लेते हैं अब इसको मैंने ऑन किया है, ठीक है। अब ऑन करने के बाद सीधी सी बात यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर मान लेते हैं आपका यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, 400 ओम से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ठीक है। टंगस्टन जो होता है पॉजिटिव, मतलब मेटल है ना, तो वही लिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट की बात करें, तो जब ये गर्म होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और वही जब ये ठंडा होता है तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। अगला बोलता है आपके पास एक हीटर है, तो हमेशा बताया कि कोई भी आपके पास एप्लियंस है, ठीक है, हीटर हो, बल्ब हो, फ्रिज हो, कूलर हो, आयरन हो, हमेशा क्या दिया रहेगा आपका, दो चीज़ दिया रहेगा, एक पावर रेटिंग और एक आपका वोल्टेज रेटिंग। ओके, तो बोल रहा है 1000 वाट का या फिर कहीं 1 किलो वाट का आपके पास क्या है, हीटर है, जो कि 200 वोल्ट पे चलेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपको भाई अपना खुद का एक हीटर बनाना है। मान लेते हैं आपको एक अपना खुद का हीटर बनाना है, जहाँ पे आपका कितना पावर का बनाना है आपको, 1 किलो वाट को, 1 किलो वाट का नहीं होता, 1000 वाट का आपको अपना हीटर बनाना है। और कितने वोल्टेज पे चलाना है आपको, ये आपको चलाना है 200 वोल्ट पे। ओके, तो अब बोल रहा है जो आपके पास वायर है, आप जो वायर खरीद करके ला रहे हैं बाजार से, इस वायर का यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर अगर आप यूज़ करेंगे ना वायर, यानी 1 मीटर लंबा अगर होगा, तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपने हीटर में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है पहले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे पावर हो जाएगा 2 3, तो कितना हो जाएगा 2 to the 4, यानी 40 ओम आ जाएगा आपका। यानी टोटल जो हीटर का रेजिस्टेंस होगा, अगर आप इतने वाट का आप डिज़ाइन करेंगे तो 40 ओम का आपको टोटल रजिस्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि 2 ओम के लिए हम लोग को कितना लेंथ का वायर चाहिए, 1 मीटर का। तो 1 ओम के लिए कितना चाहिए आपको, 1/2 मीटर। तो हम लोग को चाहिए कितना, 40 ओम के लिए चाहिए, तो कितना आपको तार लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 20 मीटर का तार लगाइएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको 40 ओम के बराबर मिल जाएगा रजिस्टेंस, यानी आपका ये पावर वाला हीटर डिज़ाइन हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आपने आपके पास एक सर्किट है, 1 वोल्ट आपने बैटरी जोड़ रखा है, करंट आपका इतना फ्लो हो रहा है, आप कंडक्टेंस आपको बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये मान लेते हैं भाई आपका कुछ इस तरीके का सर्किट था, राइट। अब यहाँ पे आपने 1 वोल्ट जोड़ा है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये हो रहा है आपका 1 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बटा आई हो जाएगा। वी कितना है आपका, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई, यहाँ पे कितना है 1 यानी माइक्रो है ना भाई, तो ये सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, यानी 10 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, 10 का पावर 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आपका क्वेश्चन में कंडक्टेंस पूछा है, यहाँ पे कंडक्टेंस कंडक्टेंस आपको बताना है भाई। कहाँ गया, देखिए यहाँ पे कंडक्टेंस आपसे पूछ रहा है ना, तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। यानी अगर हम लोग को जी चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 का पावर 6, और इसको ऊपर लेके जाइएगा, तो जी बराबर क्या होगा, 10 का पावर -6 हो जाएगा। फिर कहिए ये क्या है, पूरा पूरा इसका फर्स्ट हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए ना, ये 10 का पावर 6 था, ऊपर जाए तो क्या हो, माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइक्रो, क्योंकि 10 का पावर -6 है, और महो हो जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइक्रो महो, इसका पहला हो जाएगा। अगला बोलता है आपके यहाँ पे
वोल्टेज का वैल्यू बताना है जिसमें चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ठीक ना भाई, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये आपका। सबसे पहले वोल्टेज पूछा है ना, हमेशा बताया जो चीज़ निकालना है फॉर्मूला वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, राइट। तो करंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है, ठीक है। अब चार्ज आपका दिया हुआ कितना 0.24 कूलाम डिवाइडेड टाइम दिया आपका कितना 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कैलसी में। 0.8 यहाँ से आ जाएगा करंट आपका 3/10, ठीक है। करंट आ गया आपका 3/10 एम्पियर, ठीक है। अब आपको वोल्टेज निकालना है, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो आई है मेरा 3/10, रजिस्टेंस मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, रजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 5 ओम, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे 500 है ना, 10 से 10 कर देंगे, 5 या 15 यानी 150 वोल्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। तो क्वेश्चन यही है भाई, इसमें कुछ है नहीं जान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं निकलता है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे इसका सॉल्यूशन दिया ऑलरेडी, लेकिन वो भी आपका एक तरीके से यूजलेस है, बिकॉज कोई सेंस नहीं निकल रहा है इस क्वेश्चन का, तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 88 नंबर बोल रहा है कि आपके पास भाई एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है। इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का नाम मतलब क्या है, हीटर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर, टीवी, बल्ब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपका यहाँ पे एनर्जी एट द रेट ऑफ, देखिए जब रेट ऑफ लग गया ना तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, ये पावर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मैनी किलोवाट आवर, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को जब चलाइएगा कितने घंटे के लिए, 3.5 घंटे के लिए, तो कितना ये बिजली बिल खपत करेगा, ओके। ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी बटा टाइम। इसका अगर यूनिट देखें तो एनर्जी का जूल होता है, टाइम का आपका सेकंड होता है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है रेट ऑफ से पकड़िए या फिर आप इससे पकड़िए जूल पर सेकंड से, तो ठीक है। तो जूल पर सेकंड क्या है आपका, पावर है ना। तो पावर आपका दिया हुआ क्या 540 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, ओके। क्योंकि भाई आप देखिए ना, ये जो फॉर्मूला लगाया आपने एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो पावर किस में है आपका, ये वॉट में ही तो है, समझ रहे बात को। तो इसको आप ऐसे जूल पर सेकंड लिखिए या फिर पावर का दूसरा यूनिट जो होता है वॉट, उससे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पावर आपका दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसको आप 3.5 घंटा के लिए चलाना है, ठीक है। टाइम कितना दिया 3.5 घंटा, तो एनर्जी कितना खाएगा, तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है आपका ये 540, टाइम कितना है आपका ये 3.5, और क्वेश्चन में आपका क्या दिया है ऑप्शन के हिसाब से किलो वाट आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका 540 वाट में है, ठीक है। तो वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे, ओके। और ये आवर तो है ही आपका दिया हुआ। तो इसको 10 से 10 कट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई यहाँ पे डायरेक्ट। ये हो जाएगा आपका 540 गुना 3.5 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ जाएगा आपका D4 डॉग, ठीक है, 1.89 किलोवाट आवर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपको यहाँ पे भाई, पावर का रिलेशन बताना है कंडक्टेंस और वोल्टेज के टर्म में। तो आपको पता है पावर इक्वल टू होता है V² डिवाइडेड बाई आर, लेकिन इसको अगर हम लोग एडजस्ट करके लिखें इंटू 1/r, ठीक है। कंडक्टेंस के रूप में लिखना है ना, तो 1/r की जगह जी लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा V² इंटू जी, ओके। तो V² इंटू जी इसका पहला आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 10 किलो ओम। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 10,000 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि केस 1 में करंट आपका 1 मिली एम्पियर था और केस 2 में आपका 5.5 मिली एम्पियर हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि वोल्टेज में कितना चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। तो केस 1 में अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज की बात है तो आई इंटू आर हो जाएगा। आई मेरा यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट केस में 1 मिली एम्पियर इन 1 इंटू 10⁻³ तो -3 कहने मतलब क्या, नीचे लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, 3 हो जाएगा इंटू ये क्या करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कितना है मेरा यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए, नहीं कितना बचा यहाँ पे, वोल्टेज इक्वल टू आ गया 10 वोल्ट। ये आपका फर्स्ट केस का वोल्टेज है। इसी तरीके से सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में
यहाँ पे v इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। आई मेरा यहाँ पे 5.5 मिली एम्पियर है, नहीं यहाँ पे क्या कर देंगे 1000 से भागा दे देंगे, एम्पियर हो गया, रजिस्टर आपका वही है 10,000। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ पे कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा आपका 55 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए, तो फर्स्ट केस में आपका 10 वोल्ट था, सेकंड केस में आपका वोल्टेज 55 वोल्ट हो गया। तो फर्स्ट से सेकंड तक में कितना का वोल्टेज का चेंजिंग हुआ है, तो 55 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 वोल्ट का एक तरीके से चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब चार्ज आपका इस तरीके से दिया रहता है तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है करंट का ये होता है डी क्यू बाई डी टी। समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंस्टेंट में कितना चार्ज जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे देखिए, पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करना है। Q आपका दिया हुआ है 60 स्क्वायर माइनस 12t माइक्रो कुलाम है आपका। ठीक है, तो D वैसे का वैसे रहने देते हैं, Q के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 60 स्क्वायर माइनस 12t डिवाइडेड बाय आपका dt। और यहाँ पे अगर चार्ज माइक्रो कुलाम है और नीचे में टाइम क्या है सेकंड में। ओके, तो आप यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 6t माइनस 12, और ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब भाई माइक्रो में है ना आपका चार्ज, तो आपका करंट भी क्या होगा मिली में ही आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया करंट के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है टी इक्वल टू 3 सेकंड पुट करना है। ठीक है, अब करंट का वैल्यू इतना है ना, अब यहाँ पे टी का वैल्यू पुट किए 2 गुना 6 गुना 3 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 24 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, अब समझिए कि हम लोग चार्ज को हमेशा डिफरेंशिएट ही क्यों करते हैं, इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे भाई हम लोग सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट के समझने के लिए हमने यहाँ पे मान लेते हैं डीसी जनरेटर लेकर के चलते हैं, और डीसी जनरेटर में आपको पता है आर्मेचर में क्या होता है, हमेशा एसी करंट ही इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इस कॉइल को इस तरीके से रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको जब घुमाइएगा तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मान लेते हैं यहाँ पे आप एक लोड भी लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ऐसे अगर आपने इसको नॉर्थ के साइड रखा हुआ तो ये सीधे सीधे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, 90 डिग्री से। तो आप समझिए भाई इसका क्या कहने का मतलब क्या है कि आपका करंट क्या हो रहा है, हाफ पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव। इसी ग्राफ से लेकर चलते हैं, हाफ पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव है। उसमें भी देखिए करंट आपका क्या है, ये धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर ये मैक्सिमम गया, फिर धीरे 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 घट रहा है आपका। समझ रहे बात को। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं मेरा एक शीट है। ठीक है, एल्युमिनियम का शीट या फिर कॉपर का शीट कुछ भी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट मेरा धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब समय के साथ चेंज हो रहा है भाई। ठीक है, करंट जो है मेरा समय के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा करंट आपको कब मिलेगा, ऐसा करंट तब मिलेगा जब हर एक इंस्टेंट, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक इंस्टेंट पे, जैसे मान लेते T1, ये टी का ही एक्सिस होता है ना, T1 T2 T3 T4, यहाँ पे पूरा टाइम का एक्सिस है। ठीक है, हर एक इंस्टेंट में मतलब T1 पे कुछ अलग चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, मान लेते डेल क्यू फ्लो हो रहा है। ठीक है, T2 पे यानी कुछ दूसरे क्षण में क्या होगा आपका, कुछ अलग चार्ज पास हो रहा होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से, जैसे मान लेते पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इतने समय में इतना चार्ज पास हुआ, फिर क्या है दूसरे समय में क्या है आपका चार्ज फिर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तभी ना, मतलब भाई मेरे चार्ज का मैग्नीट्यूड घट बढ़ रहा होगा एक जगह से दूसरे। सबसे पहले देख करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, मान लेते हैं हम लोग इधर प्लस कर दे रहे हैं, इधर माइनस कर दे, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर पॉजिटिव तरफ बहेगा। समझ रहे बात को। हाँ, तो यहाँ पे भाई सबसे पहले चार्ज का बहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं बहेगा जब तक हम लोगों को करंट नहीं मिलेगा। राइट, लेकिन यहाँ पे समझिए कि चार्ज जो बह रहा है ना, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को पार जो कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, वो T1 टाइम में कुछ अलग चार्ज पास हुआ ए से बी तक। ठीक है, T2 समय में कुछ अलग चार्ज पास हुआ, तभी ना आपका करंट भी ऐसे है। जैसे देखिए जब आपका एकदम जीरो चार्ज पास हो रहा था करंट भी जीरो, अब थोड़ा सा चार्ज पहले से बढ़ा तो यहाँ पे करंट भी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज पास किया होगा ए से बी तक में। ठीक है, उस इंस्टेंट में, ये टाइम है ना, यहाँ पे ये टाइम है। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज मेरा घट रहा है। समझ रहे बात, मतलब चार्ज जो है समय के साथ वेरिएबल है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, करंट जो होगा इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या हो जाए आपका डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि समय के साथ मेरा क्या हो रहा है, एक तरीके से चार्ज चेंज हो रहा है। ओके, और वही अगर मान लेते हैं ए से बी तक, यानी ए पॉइंट से बी तक पॉइंट तक, ये अगर
चार्ज मेरा कांस्टेंट रह जा रहा है, मतलब ए से बी तक हर एक समय में चार्ज मेरा उतना ही पास हो रहा है। जैसे मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आपका पास हो रहा है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे ए से बी तक में जो फ्लो है आपका ये कांस्टेंट रहा है 10 का 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये आपका Q/T होगा। समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का जो बहाव है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो आपका हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया। तो वही है, चार्ज का अगर आप डेरिवेटिव लीजिएगा तो आपको क्या दे देगा, वो करंट दे देगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, चार्ज का डेरिवेटिव लिया, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक सिंपल सा एनालॉगस लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल लें, तो जैसे मान लेते हैं नदी है भाई, ठीक है। तो नदी में आपको पता है वाटर करंट फ्लो होता है, मतलब धारा जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो आप खुद समझिए ना, जैसे मान लेते हैं ये मैंने 2 पॉइंट लिया नदी का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनके बीच में जो दूरी मैंने लिया यहाँ पे मान लेते हैं 200 मीटर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइम लेके चल रहा हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना पानी जो है बह जा रहा है। मान लेते हैं इस केस में भी आपका 20,000 लीटर जो है बह जा रहा है पानी, ठीक है। क्योंकि कितना पानी ए से बी में पास होगा, ए से बी में पास होगा 10 सेकंड के अंदर, वही क्या होगा आपका वाटर करंट कहलाएगा, मतलब कितना तेज इसका धारा है। समझ गया। वही केस 2 अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, केस 2 में मान लेते हैं दूसरा कोई नदी है, और यहाँ पे अगेन वही सेम सिचुएशन रख रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में जो दूरी है 200 मीटर है, ठीक है, ए और बी के बीच में। और यहाँ पे भी समय कितना रख रहे हैं, 10 सेकंड रख रहे हैं। लेकिन इसमें मान लेते हैं भाई ए से बी में, नहीं ए से बी तक, ठीक है, यानी 200 मीटर है ना डिस्टेंस, 10 सेकंड में मान लेते हैं यहाँ पे कितना पानी पास हो गया, मान लेते हैं 50,000 लीटर पानी पास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस नदी का जो वाटर करंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये आपने क्या किया है, 50,000 लीटर ये कांस्टेंट पानी एक तरीके से पास हो रहा है ए से बी तक में, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कुछ नदी ऐसा भी तो होता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई स्टार्टिंग का ये 200 मीटर है आपका भाई, ठीक है। स्टार्टिंग का जो आपका 10 सेकंड था, मान लेते हैं इसमें आपका पानी जो पास हुआ ए से बी में, ये मान लेते हैं 20,000 लीटर पास हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब आगे का जो मान लेते हैं 5 सेकंड आगे देख रहे हैं, ठीक है, यानी 10 सेकंड मतलब 15वें सेकंड में जब देख रहे हैं तो यहाँ से पानी, मतलब 5 सेकंड में अगर देखें, मतलब फिर से देखते हैं ना, अगले 10 सेकंड के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे पानी सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं 15,000 लीटर ही पास हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी तक में जो पानी का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। समझ के बात को, तो यहाँ पे जो पानी का धारा होगा वो भी क्या होगा, वो भी वेरिएबल होगा, कभी तेजी होगा कभी कम होगा। समझ रहे बात को। तो यही चीज़ आपके कंडक्टर के अंदर में भी होता है। चार्ज आपका अगर कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है आपका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर चार्ज आपका वेरिएबल है तो हम लोग dQ/dt लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर 92 पढ़ते हैं, 92 में भी वही है। देखिए यहाँ पे करंट दिया हुआ है भाई, ठीक है, करंट दिया हुआ है और आपको यहाँ पे चार्ज बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, I = होता है dQ/dt। समझ गए। करंट मेरा दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 6t² 2t, और यहाँ पे क्या है, IT होता है इंस्टेंट करंट, ठीक है। ये दिया हुआ है dQ/dt, राइट। समझिए अब अगर मुझे चार्ज निकालना है तो सीधी सी बात है भाई, चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और d नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो करंट था ऐसे कैसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, dt/d है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या, अगर मेरे को चार्ज चाहिए तो मेरे को ये डिफ्रेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को चार्ज चाहिए तो मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि ये क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन को बता रहा है। क्या हो जाएगा, 6t² - 2t। ओके, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक टोटल चार्ज एंटरिंग द, सीधी सी बात बताया ना, समय दिया रहेगा आपका, ठीक है, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट, क्योंकि भाई ये यहाँ से 1 सेकंड से चलना स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड से कहाँ तक आप देख रहे हैं, 3 सेकंड तक देख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ आपका, ए पॉइंट से बी पॉइंट से 2 सेकंड। ओके, तो यही है कि आपका यहाँ पे लिमिट दिया 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए, और यहाँ पे dt कर लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा, समझिए ऐसे कैसे रहेगा, 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी होता है भाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n+1 होता है, नहीं जो पावर होता है
2+1 और जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, 2+1। ओके, इसका हो गया। माइनस है, माइनस दे देंगे, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रखते हैं। टी, इसका पावर क्या है 1, 1+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1+1, ठीक है, पावर जो होता है वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ओके, डी टी, अब समझिए 1 3। अब यहाँ पे देखिए 6 और ये क्या है 2+1 3 डिवाइडेड बाई 3 पूरा मल्टीप्लाई में है ना, और ये टी का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है भाई, कुछ नहीं किया, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो 6t³ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। माइनस है, माइनस दे देंगे, 2t² डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसको पहले काट देते हैं, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 से 3, ये हो जाएगा आपका 2t³ माइनस t²। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे लिमिट पुट करें। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या होता है 2। अब जहाँ जहाँ t है ना, t के जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे भी ओके, ये हो गया आपका अपर लिमिट पुट। अब लोअर लिमिट पुट करने के लिए यहाँ पे माइनस देते हैं हम लोग। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, यानी 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस ये आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो इतना आपको ये सब आना चाहिए। अब देखिए 3 3 3 27, 27 गुना 2 यानी हो जाएगा 54 माइनस 9 माइनस, इसको तोड़िएगा ना, देखिए इसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 2, और माइनस माइनस अंदर में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा आपका ये। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 55 माइनस 11 यानी हो जाएगा सीधे सीधे 44 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका हो जाएगा सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, आपका यहाँ पे करंट दिया हुआ है, आपका यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 3i, टाइम दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पावर बताना है। तो पावर इक्वल टू, आपको हमेशा बताया जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखिए, पावर इक्वल टू होता है vi, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज क्या है मेरा यहाँ पे 3i, ठीक है, और i कितना है मेरा यहाँ पे, i है मेरा यहाँ पे 5 cos 60πt एम्पियर। और एक चीज़, ये बिना कैल्सी का आपका बनेगा नहीं, ओके, तो इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा जहाँ पे कैल्सी अलाउ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा 3 गुना 5 cos 60πt, ठीक है, वोल्ट। वोल्टेज पता चल गया, करंट पता चल गया, पावर में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है मेरा 5×15 cos 60πt गुना करंट कितना है मेरा 5 cos 60πt। ओके, 15×5 कितना हो जाए, 15×4 60 नहीं 75, जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो सिर्फ कॉस के ऊपर स्क्वायर लगेगा, बाकी जो आपका यहाँ पे थीटा है वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, और आपका टी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको पुट करना है यहाँ पे 3 मिली सेकेंड है ये। तो 3 मिली सेकेंड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 75 कॉस स्क्वायर 60 3 गुना 10 का पावर -3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, अभी बिना कैल्सी का तो सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे पावर इक्वल टू हो जाएगा 53.48 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में ये बोल रहा है कि आपके पास एक कॉपर का वायर, ठीक है, एरिया आपका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में लाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। करंट आपका दिया है 10 एम्पियर, मतलब इस तार से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दिया हुआ है, यानी एन का वैल्यू दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको यहाँ पे निकालना है। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में ही बताया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी सब क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। सबसे पहले देखिए ये जो एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, को पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो अभी जस्ट बताया था मैंने भाई इसी लेक्चर में कि मिलीमीटर से अगर आपको मीटर में जाना तो 1000 से भागा देते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या यहाँ पे 2 बार भागा देना पड़ेगा, ठीक है, यानी इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और उसको भागा देंगे कितना 1000 और फिर 1000, इसका मतलब क्या हो जाएगा सीधे सीधे 10 का पावर 6 हो जाएगा, यानी 10 का पावर -6 हो जाएगा। ओके, तो इतना आपका आ गया
मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। करंट आपका दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 एम्पियर दिया हुआ है। एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एन क्या होता है, सब आपको बताया था मैंने लेक्चर में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इतना मीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पे वीडी बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो आपको बताया था मैंने एन इक्वल टू होता है NE/A/VD। यहाँ से अगर हम लोग वीडी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, आई डिवाइडेड बाई NE/A। ई जहाँ पे क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो। तो आई आपका यहाँ पे 10 एम्पियर है। एन आपका दिया हुआ है, एन वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे 10 का पावर 28 गुना। ई का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना। एरिया आपका यहाँ पे दिया 10 का पावर माइनस 6। यहाँ पे भी आपने निकाला ना एरिया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा पहला 1/60 मिली सेकेंड। ठीक है, मतलब मीटर पर सेकेंड। और ये काफ़ी स्मॉल होता है भाई। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, काफ़ी 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 स्मॉल होता है। और थर्मल वेलोसिटी आपका बहुत हाई होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है कि आपके पास अगेन एक कॉपर का वायर है, एरिया आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगेन मिलीमीटर में तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000/1000 से भागा देना पड़ेगा। 4 मीटर का लेंथ है वायर का। करंट दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा इस पूरे लेंथ को क्रॉस करने में, यानी 4 मीटर के लेंथ को क्रॉस करने में कितना समय लेगा ये। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 में जो दिया हुआ है, सबसे पहले एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा 4/1000 गुना 1000, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एक तरीके से एरिया। अब यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, करंट दिया हुआ है मेरा 10 एम्पियर, एन का वैल्यू दिया हुआ है 8 गुना 10 का पावर 28 मीटर क्यूब। और यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे कितने स्पीड से भागेगा इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्पीड से भागेगा। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो आपका यही ना है, पूरा पूरा लेंथ। समझ गए बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को, ये पूछ रहा है। ओके, तो डिस्टेंस तो मैं यहाँ पे 4 मीटर रख दूंगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अभी देखा हम लोगों ने कि आई इक्वल टू क्या होता है, NE/A/VD। तो यहाँ से वीडी का वैल्यू यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई NE/A। तो आई मेरा 10 एम्पियर दिया हुआ है, एन का वैल्यू 8 गुना 10 का पावर 28 दिया हुआ है। एरिया यानी इलेक्ट्रॉन है तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एरिया ऑलरेडी आपने निकाला था 4 गुना 10 का पावर माइनस 6। तो यहाँ से आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा आपका 1.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपका यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 1.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो आपका टाइम आएगा भाई, ये हो जाएगा 5.7 आवर। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना स्लो बह रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना कम होता है। ओके, इसको 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5.7 आवर्स लग गया एक तरीके से। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 96, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज वो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 1 सेकेंड, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा 1 सेकेंड में वो आपको बताना है। तो अगेन यहाँ पे जो भी दिया हुआ उसको हम निकाल लेते हैं। वोल्टेज दिया हुआ यहाँ पे 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हुआ आपका यहाँ पे 1.5 ओम, और टाइम दिया आपका 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो इन 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन का वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा था, आई इक्वल टू क्या होता है, NE/T। तो करंट पहले चाहिए, तो करंट हम लोग निकाल लेते हैं, दो वैल्यू से। आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, वोल्टेज मेरा 3 है, और ये पॉइंट है यानी ऊपर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एन चाहिए ना, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। तो आई मेरा यहाँ पे 2 एम्पियर, टी 1 सेकेंड, करंट मेरा ये इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19।
ओके, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका पास होगा 1 सेकेंड में, जब आपने वोल्टेज लगा रखा है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपका इतना होगा तो। ओके, तो 1.25 इंटू 10⁻⁹ यानी पहला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक सिल्वर का यानी चांदी का सॉलिड क्यूब है, ठीक है। तो इस तरीके का मैंने यहाँ पे सॉलिड क्यूब मतलब ठोस है पूरा। ओके, इस तरीके का आपके पास क्यूब है। अब बोल रहा है आगे इसका मास दिया हुआ है 84 ग्राम। मास का मतलब क्या होता है भाई, जैसे ये ठोस जो होगा इसमें आपका बिलियंस ट्रिलियंस एटम्स होंगे कि नहीं होंगे, तो सारे एटम्स का जो भार होता है उसी को हम लोग मास बोल देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 84 ग्राम दिया हुआ है मास, ठीक है। आगे बोलता है डेंसिटी भी दिया हुआ। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और ये सब क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखिएगा ना तो आपको 10 मतलब भाई L इंटू बी इंटू एच मतलब इसका एक छोटा सा मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या कर लीजिए, छोटा सा क्यूबाइड निकाल लीजिए इस तरीके का, समझ गए, इतना छोटा। तो इसमें जो आपको टोटल एटम मिलेगा ना, समझ रहे बात को, वो कितना है, ये आपका 10.5 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी ये सब का क्या मतलब होता है पता होना चाहिए भाई आपको। ओके, तो आपका यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब रजिस्टिविटी दिया मतलब ये चांदी का जो भी मटेरियल के चलते जो होता है रजिस्टिविटी वो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द अपोजिट फेसेस। देखिए फेस लिखा हुआ है यहाँ पे, फेस का मतलब क्या होता है ये वाला, ठीक है, ये फेस बोलते हैं इसको। सबसे पहले देखिए जो बोलता है रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है ना, रेजिस्टेंस में क्या होता है रो L बाय एरिया, ठीक है। तो रो का तो वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे फेस है, ठीक है, तो फेस में क्या होता है, अब जैसे फेस मतलब क्या ये एक तरीके से स्क्वायर होगा ना, समझ रहे बात को, क्यूब है इसका मतलब क्या है इसका एक फेस स्क्वायर होगा। स्क्वायर में क्या होता है एरिया क्या होता है आपका L इंटू बी, या फिर कहिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है तो साइड का स्क्वायर हो जाता ना सीधी सीधी, ठीक है। तो एरिया निकालने क्या चाहिए मेरे को, एक साइड का मेरे को यहाँ पे चाहिए हिस्सा, ठीक है, एक साइड मेरे को निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है वॉल्यूम इक्वलिटी क्या होता है, जो दिया रहता है उसी हिसाब से चलेंगे। वॉल्यूम इक्वलिटी क्या होता है आपका मास बाय डेंसिटी। मास आपका यहाँ पे दिया हुआ 84 और डेंसिटी आपका दिया यहाँ पे 10.5। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, यानी वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आपको एक और चीज़ पता ना L इंटू बी इंटू एच बराबर ये वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने ऐसा निकाल लिया ना डेंसिटी और जो आपका मास दिया था उसके हिसाब से, तो इधर वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरा ये L इंटू बी इंटू एच, या फिर कहिए सीधे सीधे हम लोग क्या लिखें क्यूबाइड के लिए क्या कर देंगे ए क्यू कर देंगे, क्योंकि क्यूबाइड में सब सेम होता है ना भाई, स्क्वायर है तो सब लेंथ भी सेम ब्रेथ भी सेम, तो ये एक ही हो जाता है, तो साइड का क्यूब हो जाएगा सीधे सीधे। तो अगर मेरे को एक साइड चाहिए तो क्या हो जाएगा 8 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका क्यूब रूट आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, यानी एक साइड आपने निकाल लिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग सीधे सीधे रेजिस्टेंस की बात करें तो रो का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पे लेंथ, लेंथ क्या होगा इसका एक फेस का लेंथ क्या होगा वही ना होगा, यही ना होगा भाई लेंथ इसका, समझ रहे बात को। तो 2 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग फेस देख रहे हैं यहाँ पे, तो फेस मतलब क्या आपका सीधे सीधे साइड इंटू साइड यानी 2 गुना 2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम। ओके, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई कि द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स डबल। मतलब आपको टेम्परेचर बताना है जिस पे आपका अगर फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस मान लेते हैं भाई 5 ओम था, तो सेकंड केस में क्या होना चाहिए इसका डबल होना चाहिए 10 ओम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स डबल टू डैट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे 5 ओम है, तो अब हम लोग टेम्परेचर को कितना बढ़ाएं कि मेरा ये 10 ओम के बराबर हो जाए। तो अभी जैसे हम लोग फार्मूला की बात करें तो हम लोग को पता है आर टी इक्वल टू क्या होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1, ठीक है, हम लोग को पता है। अब यहाँ पे जो आर टी है, आर टी फाइनल क्या चाहिए हम लोग को 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस हुआ डबल हो जाए, मतलब कि आर टी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2R0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर टी के लिए क्या लिखेंगे 2R0 बराबर
आर नॉट और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा, और ये आपको पता है 0, T1 कितना है मेरा 0, ठीक है। और ये T2 का कुछ वैल्यू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 में से 0 यानी T2 ही बचेगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे अगर आर नॉट को इधर भेज दें तो 2R0 डिवाइडेड आर नॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2। आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर 2 और ये +1 है, इधर -1 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका T2 अल्फ़ा नॉट इधर भेज देंगे क्योंकि हम लोग को T2 निकालना ना, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 में से 1 जाएगा तो 1/अल्फ़ा नॉट, यानी 1/अल्फ़ा नॉट, यानी इस टेम्परेचर पे जो है मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होगा आर नॉट का डबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। आपके पास अगेन एक वायर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट मतलब गला रहे हैं और इसको फिर से ढाल रहे हैं। रिकास्ट का मतलब होता है, कास्टिंग होता है ढालना, ठीक है। और इसको ढाल रहे हैं तो इसका जो लेंथ है पहले के मुकाबले क्या हो गया, आधा हो गया। यानी पहले अगर लेंथ मान लेते भाई L था, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, पिघला करके फिर से इसको ढाला, इसका लेंथ क्या कर दिया, पहले से L/2 कर दिया। तो अब रेजिस्टेंस में क्या असर होगा वो देखने को हम लोग को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पूछा गया। सीधी सी बात है, अगर लेंथ आपका आधा हो गया तो सीधी एरिया क्या हो गया, ओवरऑल ये थोड़ा मोटा हो गया होगा पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिकास्ट कर रहे हैं, कोई भी इसमें निकाल नहीं रहे हैं कोई भी हिस्सा, ना ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं केस 1 में जो रेजिस्टेंस था रो L1/A1 था, राइट। अब केस 2 में बोला इसने कि जो लेंथ है यानी L2 जो है ये क्या हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा, यानी L1 का आधा हो जाएगा। अब आपको पता है वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 निकाल लीजिए। A2 क्यों निकाल रहे, क्योंकि आपको पता है अगर मेरे को R2 चाहिए, सेकंड केस का रेजिस्टेंस चाहिए, तो रो L2/A2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई रो रहने देते हैं, रो यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे वही रहेगा। L2 हमको पता है, L2 क्या हो जाएगा आपका L1/2, लेकिन एरिया चाहिए ना मेरे को, एरिया के लिए हम लोग कर रहे हैं पूरा काम। A1 L1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L2। अब यहीं पे मैं L2 का वैल्यू पुट करूँ, क्या है L1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो L1 L1 क्या कट जाएगा, यानी A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, A2 है ना, A2 को क्या लिखेंगे 2A1, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रो L1 और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 A1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो रो इंटू L1 इंटू A1 क्या है आपके R1 के बराबर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे का वैसे ही तो ये हो जाएगा, नहीं 1/4 गुना क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी है आपका। बोल रहा है आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। तो इस तरीके का आप समझिए सर्कल है, इसका आपका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस देखिए कितना, 10⁻⁻11 मीटर, यानी बहुत छोटा है ये, ठीक है। और अगर हम लोग वही एटम की बात करें तो कितना होता है आपका, ऐसे उसका डायमीटर होता है भाई, ठीक है। डायमीटर कितना होता है एटम का, 10⁻−10। तो इसका रेडियस क्या हो जाए, इसको भागा दे दीजिए, ठीक है। मतलब समझिए बहुत छोटा है ये सर्कल, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब हो रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है आपको पता है। ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब जब ये एक बार घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, जैसे मान लेते भाई एक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है, राइट, कितना साइकिल बन रहा है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि 1 सेकंड में आपका 6.8 गुना 10⁻15 बार चक्कर लगा ले रहा है। ये इतना चक्कर लगा ले रहा है 1 सेकंड में, सोचिए कितना फास्ट घूम रहा होगा ये। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि ये घूम रहा है ना भाई, गोल गोल घूम रहा होता है, क्या चार्ज में एक तरीके से मोशन है, मूवमेंट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इसके चलते करंट कितना मिलेगा ये हम लोग को बताना है। तो आई इक्वल टू क्या होता है Q/T। अब आपको पता है यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि 1/T क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, राइट। तो चार्ज मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻−19, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 6.8 × 10⁻15, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1.1 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। यानी इतना करंट जो है आपको मिलेगा। तो ये पूरा पूरा आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ये ख़त्म हो गया है। बस इसमें एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। इसको हम लोग एक सिंगल लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 2 के ऊपर होगा, डीसी सर्किट पे। तो डीसी सर्किट में आपको थ्योरम में सब आना होना चाहिए, ठीक है। थ्योरम अगर आपका क्लियर है तो इसमें कोई जान नहीं है।